हेलो, नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। आज हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो कि एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हमारा संविधान का निर्माण और पूरे देश में इसे लागू किया गया था। तो इस स्वागत और अभिनंदन के बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं हेमंत कुमार जी को, जो कि अभी 2019 एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर के डीएसपी पद प्राप्त किए हैं। वो आज आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से आपको प्री मेंस में संघर्ष करते हुए आप भी डीएसपी या फिर बड़ी पोस्ट या कोई भी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मींस एक अधिकारी आप बन सकते हैं और अपने जीवन की जो भी संघर्ष हैं वो भी आपसे साझा करते हुए आज आपको मोटिवेट करने वाले हैं। तो स्वागत है हेमंत कुमार जी का। और एक चीज़ मैं इनकी खासियत बता दूं, ये वहीं उसी ज़िले से ये बिलोंग करते हैं, मुरैना ज़िले से, जहां अभी हाल में एक मूवी बहुत ज़्यादा चर्चित है, 12th फेल, है ना। तो वहां पर वो मनोज जी हैं और ये हेमंत जी हैं। तो आइए इनकी पूरी जर्नी हम लोग जानते हैं इनके बारे में, और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, सारी चीज़ें आज आपको साझा करने को मिलेगा। तो मिलिए हेमंत जी से। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें। और आज का त्यौहार भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। और इसी संविधान के द्वारा हमारे पूरे भारत निर्माण की एक रूपरेखा तय हुई थी। यही कारण है कि आज हम एक वेलफेयर स्टेट कहलाते हैं। और उस जमाने में जो भारत हमारा था, काफ़ी गरीबी और समस्याओं एवं अभावों से गुजर रहा था। आज हम विकसित देश का ख्वाब जो चुन रहे हैं अमृतकाल में 2047 तक, कि शायद ये हो जाए, उसमें भारतीय संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए गणतंत्र दिवस की मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मुरैना जिले से निवासी हूँ, जो चंबल संभाग का जिला है। और यह जिला काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है, हिंसात्मक दृष्टि से भी, आपराधिक दृष्टि से भी। एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे लोगों के बहुत ही कमज़ोर हैं। उस ज़िले से काफ़ी संघर्ष में कहानी बहुत सारे लोगों की आई हैं। उन्हीं कहानियों में से मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, जिसके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने जब 12th पास की थी, तो 12th पास करने के बाद हमारे यहाँ एक जुगाड़ सिस्टम चलता है। उस समय ए आई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम चलता था, ए आई ट्रिपल ई, जिसमें इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज सॉरी मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि एक जुगाड़ वाले आए थे, उन्होंने बोला था कि आप 6 लाख रुपए दे दीजिए। मेरे फादर से उन्होंने बोला था कि 6 लाख रुपए आप दे दीजिए और आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने अपने फादर से बोला कि अगर आप इतना पैसा खर्च करना चाहते हो तो मुझ पर खर्च कीजिए, ताकि मैं ईमानदारी से कुछ पा सकूं और जिससे मेरी क्षमता का भी निर्माण हो। तो मेरे फादर ने यही किया। अपनी जो 1.5 बीघा उन्होंने ज़मीन थी, वो मेरे हिस्से की बेच दी पूरी और मेरी पढ़ाई में लगा दी पूरी। और उस पढ़ाई की बदौलत मैंने काफ़ी ईमानदारी से प्रयास किया और मैं आज आपके समक्ष डीएसपी पद पर चयनित हो चुका हूँ और मुझे जबलपुर पोस्टिंग मिली हुई है। तो मैं पहले तो अपने जो मेरे मुरैना वासी हैं, मुरैना वासी सभी दोस्त हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, पेरेंट्स हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी जुगाड़ सिस्टम पर भरोसा मत कीजिए, भ्रष्ट तंत्र पर भरोसा मत कीजिए। अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाइए। ईमानदारी से पढ़ने से अपने आपके बच्चे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। इसलिए निश्चिंत होकर ईमानदारी से पढ़ाइए उनको। अब अब मेरी जर्नी की बात की जाए, तो मेरा पहला जो अटेम्प्ट था वो 2018 में मैंने दिया था। उस समय मेरी उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी। 2018 में मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था। लेकिन जो मेंस की परीक्षा थी, वो मैं नहीं समझ पाया और मैं नहीं उसमें पास हो पाया था। मेरे नंबर काफ़ी कम थे उसमें। कम होने का वजह ये था कि मैं घर पे ही एक्चुअली घर पे तैयारी की थी। इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, तो मैं इंदौर वगैरह नहीं आ सका था। इसलिए काफ़ी दिक्कतें आई। कोई सलाह वगैरह कोई देने के लिए सुझाव नहीं था, इसलिए ये सब चीज़ें दिक्कतें हुई। लेकिन 19 में मैंने वो सारी गलतियों से सीख लेके अच्छे से मेंस प्रैक्टिस की। और मेरे जो मेंस में नंबर हैं, टॉप 5 या टॉप 6 में हैं। 872 नंबर आए हैं मेरे मेंस में। और उस बदौलत मेरी एम पी पी एस सी 2019 में डीएसपी रैंक पे चयनित हुआ हूँ।
11वीं रैंक है मेरी। तो ये मेरी जर्नी है। और एक चीज़ और, ये जो संघर्ष है पीएससी का या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम का, ये काफ़ी जटिल होता है। इस जटिलता में स्टूडेंट्स हमेशा इस पसोपेश में रहते हैं कि क्या हमारा ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, इस वाहिद लक्ष्य को ही हमें टारगेट करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इतना बेरोजगारी का दौर है, तो एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा सेकंड ऑप्शन था, नेट जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया था मैंने, और एमपी सेट भी क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेकिन मेरा हो गया, तो इसलिए अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दूंगा। ये था मेरा। तो अब 19 का मैंने एग्जाम दिया, अच्छे से मेंस क्वालिफाई किया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जबलपुर मुझे जिला मिला है। एक्चुअली 19 में जो मैंने एग्जाम दिया उसमें मैं मेंस मेंस देने के दौरान कोरोना की पहली लहर आई और पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था। उस समय काफ़ी पसोपेश की स्थिति थी। डिप्रेशन की जो स्थिति पहली बार जो हमने फेस की थी वो उसी समय की थी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी थी कि हम लौट कर वापस जा नहीं सकते थे, कि किस मुंह से लौट कर वापस जाएं। और असफलताएं इतनी थी, हावी थी, कि वो बहुत परेशानियों भरा पल था। तो उस दौरान एक पोइट्री मुझे जो मोटिवेट करती थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मजाज लखनवी साहब की है। वो कहते हैं कि रास्ते में रुक कर दम लूँ ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊँ ये मेरी किस्मत नहीं, फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये मेरी किस्मत नहीं, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वैसते दिल क्या करूँ। तो मैं समझता हूँ कि उस संघर्षमय जीवन में आप धैर्य बनाए रखिए। आज भी आपको संघर्ष मिलेगा, हार्ड रणनीतियाँ मिलेंगी, लेकिन इसमें धैर्य बनाए रखिए और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, तो आप ईमानदारी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी रणनीति क्या रही थी। तो रणनीति सबसे बड़ा पहलू है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। जो आपकी स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स की एंड मेंस की, वो सबसे बड़ा पहलू है। तो इसमें मैं सभी दोस्तों से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्री को छोड़कर मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। चाहे उसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कितना भी दे दीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद प्री तो आपका उसके माध्यम से धीरे धीरे हो ही जाता है। और उसके बाद आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यूसली। हजारों हजारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे कि एमपीजी के आपने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसकी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक लेने के बाद उसका टॉपिक जो भी उसमें सिलेबस में दिए हैं उसका पूरा प्रैक्टिस करो अच्छे से, और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप ये प्रोसेस आपको हर सब्जेक्ट में दोहरानी है, सभी यूनिट्स में। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे और अच्छे से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और ध्यान रहे, पहले मेंस पढ़ना है। मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए कि पहले मेंस पढ़ना है, क्योंकि मैं इसलिए मेंस पढ़ने की बोल रहा हूँ। मेंस पढ़ने का कारण ये है क्योंकि एक बार अगर यदि मान के चलो कि बिना मेंस पढ़े हुए आप प्री पढ़ के एग्जाम आपने निकाल दिया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने मिलते हैं। 2-3 महीने में मेंस आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको सिलेबस सिलेबस इतना डेप्थ है कि आपको समेटने में ही वक्त पूरा चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले मेंस में फोकस करिए, क्योंकि एक मेंस को पूरा पढ़ने में 1 से 2 साल लग जाती हैं। अगर मेंस हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए, जितनी हो सके उतनी कीजिए। और जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उनको एक आदर्श बना के रखिए। जितने भी लोगों ने टॉप किया हैं उनकी कॉपी देखिए कि इन्होंने क्या बेहतर आंसर लिखे हैं, क्या इनकी इनकी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर आपका एक टीचर आपका इस फील्ड में कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोच मात्र हैं सब सारे टीचर, कोई गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ से आपको सीख मिले, स्टूडेंट से, सिलेक्टेड स्टूडेंट से, दोस्तों से, तो बेहतर आंसर राइटिंग आप कीजिए। और आपका उद्देश्य है कि अपनी कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना, क्योंकि एक दुल्हन है और उसको पूरी तरीके से मेकअप करना अच्छे विचारों से, अच्छी राइटिंग से, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। जिस दिन ये अच्छे से हो गया उस दिन आपके मेंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप मेंस में अगर अच्छे नंबर ला रहे हैं तो इंटरव्यू तो अपने आप निकल ही जाता है, कोई इतनी यहाँ दिक्कत नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल ये आता है कि लोग ख्वाहिश बहुत रखते हैं कि हम इतना पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन ये मोटिवेशन उनका गिर जाता है 7 दिन बाद, 8 दिन बाद। सवाल ये उठता है कि ये गिरता क्यों है। गिरने की सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है वो है आपकी दिनचर्या। दिनचर्या इसलिए है क्योंकि पढ़ाई हमारी है वो सेकेंडरी है, पहली है हमारी अच्छी दिनचर्या का निर्माण। अगर अच्छी दिनचर्या नहीं होगी तो हम कितना भी पढ़ लें,
हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, चाहे हम भले ही 15 घंटे टेबल पे बैठ के टाइम गुजार दें, वो केवल टाइम ही गुजारा होगा, हम की पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पहले बहुत अच्छी दिनचर्या रखो। दिनचर्या में जैसे कि मैं सुबह 7 बजे जगता था। अब सुबह 7 बजे जगने का मतलब है कि रात में जल्दी सोना होगा। 12-1 बजे के आसपास आप सो सकते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको ठीक लगे। ये जगने के बाद आप 1 आध घंटे मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह जो भी फ्रेश व्रेश हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर बैठिए 8 बजे से 12-1 बजे तक, 4-5 घंटे पढ़िए टेबल पर। और उस समय किसी का भी कॉल आए, किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल फोकस होकर बात करना है। क्योंकि उस समय जो आपका टाइम होता है काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। अगर उस समय आप बात करोगे तो पूरे दिन की पढ़ाई खराब होती है, इसलिए उस समय किसी से बात मत करो। और 12-1 बज जाए उसके बाद बढ़िया से नहाइए धोइए, खान पान कीजिए, और जो भी है आप उससे आप बात कर सकते हो, कोई भी जिसका कॉल आया है। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे सोना जरूरी है दोपहर में, क्योंकि मैं हर दिन सोता था। अगला शेड्यूल अगर आपको बेहतर प्रोडक्टिव तरीके से गुजारना है तो, क्योंकि अगर मैं पढ़ के देखता था कि आज सो नहीं रहे हैं, जैसे कि जुनून किसी दिन ज़्यादा है तो आज सो नहीं रहे हैं और 9 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई ज़बरदस्ती से होती थी, क्वालिटी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अगर क्वालिटी पढ़ाई करनी है तो 1-1.5 घंटे दोपहर में नींद ले लीजिए, फिर पढ़िए। आप एक बार इसको फॉलो करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। 8-9 बजे तक आप बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद खाना खाइए, उसके बाद बढ़िया से आप किसी से घर पे बात कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और पेरेंट्स से बात चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, माता पिता से, जिससे भी आपकी बातचीत होती हो, दोस्तों से बातचीत, इससे क्या है कि जो डिप्रेशन की समस्या होती है स्टूडेंट्स में वो नहीं आती है, और आप कूल रहते हो, शांत माइंड से रहते हो। और थोड़ा बहुत टहलने के बाद आप सो जाते हो बढ़िया से, और अगले दिन आपका पूरा शेड्यूल है वो फिर से शुरू हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप कंटिन्यूसली महीनों तक पढ़ सकते हो। जब ये प्रक्रिया लंबी समय तक चलती है तो ये प्रोसेस सफलता में परिवर्तित हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जाओगे, जैसा मेरे साथ भी यही हुआ था। और जो अगली कड़ी है वो है इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपको कम नंबर मिल जाएं तो आपको पोस्ट छोटी मिल जाएगी, और बहुत अच्छे नंबर मिलें तो आपकी पोस्ट इंक्रीज कर सकता है। मेरा इंटरव्यू काफ़ी ख़राब रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, बिल्कुल 18वें नंबर पर, अंतिम शाम को था। सुबह से शाम तक मैं काफ़ी थक चुका था, और मेरा माइंड जो था वो काम करना बंद कर गया था। तो मैं एनालिटिकल अप्रोच के जो क्वेश्चन थे सोच नहीं पा रहा था, फैक्चुअल आंसर मैं सारे दे रहा था। तो इंटरव्यू से जो मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप करो। मेरे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर थे, तो मैं इंटरव्यू के दम पर क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं मेंस के दम पर मैं डीएसपी बना हूँ। इंटरव्यू में आप जो भी जवाब दें कॉन्फिडेंस से दें। मैंने गलती ये की थी कि मैं कुछ भी जवाब दे रहा हूँ नर्वस होकर दे रहा हूँ। आप अगर कॉन्फिडेंस से दोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, शानदार तरीके से। हमारे मुरैना में एक कहावत है कि राजा अगर न्याय नहीं करेगा तो क्या घर को वापस नहीं आने देगा। इसलिए शांति से, डरिए मत, ईमानदारी से बढ़िया से इंटरव्यू देना अच्छे से, बिना किसी झिझक के आपके नंबर अच्छे आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। और मेंस सबसे बड़ी चीज़ है, बिना मेंस के कुछ नहीं हो सकता। मेंस की हर छोटी चीज़, निष्कर्ष आपको, हिस्ट्री में आपको क्या निष्कर्ष डालने हैं, मेडिवल में आपको क्या निष्कर्ष डालने हैं, उसकी भूमिका क्या रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्य लिखी है। अब नॉर्मल लोग स्टूडेंट लिखेंगे कि जन कल्याणकारी कार्य में क्या होता है, कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्य इस तरीके से हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और वो लिख देंगे दीवाने बंदगान दीवाने खैरात, और निष्कर्ष लिख देंगे इस तरह से। उन्होंने, वो बहुत महान व्यक्ति थे। तो इसमें हो सकता है अगर ये 5 नंबर का है तो 2-2.5 नंबर मिल जाए। मैंने इनको चेंज इसलिए इसमें किया था, जैसे कि अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसका रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है। जैसे रेफरेंस है कि जन कल्याणकारी में, तो स्वाभाविक है कि मेडिवल हिस्ट्री में जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज सबसे अच्छी पुस्तक है, जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी देती है। तो पहली लाइन ये लिख दीजिए, स्रोत, सोर्स या स्रोत, बर्नी की तारीख फिरोज के अनुसार। फिर लिखिए जन कल्याणकारी कार्य, 4-5 पॉइंट वो लिख दीजिए। और निष्कर्ष में आप एल्फिस्टन का कथन लिख सकते हैं कि एल्फिस्टन ने उपरोक्त आधार पर उसे सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी है। ये केवल एक एग्जाम्पल मात्र है। जैसे कि आप हड़प्पा पे क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा की धार्मिक व्यवस्था पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको आरसी मजूमदार का जो निष्कर्ष डालना ही पड़ेगा कि उनकी धार्मिक व्यवस्था वर्तमान हिंदू सभ्यता से नजदीक दिखाई पड़ती हैं। उसी तरीके से अगर नगर नियोजन प्रणाली का कोई क्वेश्चन आ रहा है हड़प्पा का, तो आपको इसको वर्तमान स्मार्ट सिटी संकल्पना से समायोजन दिखाना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें 1-1, 2-2 नंबर से आप अगर 10 क्वेश्चन भी आगे बढ़ रहे हैं तो 10-15 नंबर का गैप
जो आम स्टूडेंट है मेहनत करने वाले उनसे हो जाता है और आप मेंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ऐसी तरीके से आप पेपर 2 में अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसमें जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। डेटा बिल्कुल तरीके से दो, सटीक तरीके से, क्योंकि डेटा के ही अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर महिलाओं की समस्या पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डालना ही पड़ेगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का ये स्थान है, इसके प्रमुख कारण ये हैं वगैरह वगैरह, और निष्कर्ष में भारत सरकार की क्या नीतियां रही हैं, क्या कार्यक्रम रही हैं, या कोई किसी महान व्यक्ति का कथन हो, उससे आप खत्म कीजिए। ऐसे नॉर्मल में आप निष्कर्ष खत्म मत कीजिए कि इस तरीके से ये हुआ, तो फिर नॉर्मली नंबर मिलेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी मेंस में ध्यान रखनी है। और मेंस में भी जैसे आप निष्कर्ष लिखो तो उपरोक्त आधार पर ऐसे, पहला निष्कर्ष आप ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली लड़के गलती क्या करते हैं, निष्कर्षता हम कह सकते हैं, अगले क्वेश्चन में भी ये करेंगे निष्कर्षता हम कह सकते हैं, तीसरे में भी ये करेंगे निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन आप लिख रहे हो निष्कर्षता हम कह सकते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे बोल दो। लैंग्वेज रिपीट नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन सारांशतः हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन अंततः हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं। इस तरीके से अगर लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, डाइवर्सिटी होगी, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पेपर 3 में इकोनॉमी का, अगर कोई भी इकोनॉमी का अगर मेंस का आप पेपर देना है तो आपको एमपी का और भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से याद रखना। कुछ आंकड़े हैं, 10-15 आंकड़े होंगे, वही याद रखना है और वही उन्हीं को बार बार घुमाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि उन आंकड़ों को पूरे याद करने के लिए बैठ जाते हैं। भाई पूरे याद नहीं करने हैं, पूरे आंकड़े याद नहीं करने हैं, क्योंकि पर याद है वो आंकड़े ही आंकड़े रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। वो 10-15 आंकड़े हैं, जैसे गरीबी पे आंकड़े याद कर लीजिए, बेरोजगारी पे कर लीजिए, क्षेत्रीय संतुलन में कैसी स्थिति है, किन राज्यों की कैसी स्थिति है, वित्तीय समावेशन की स्थिति क्या है, इसमें नीति आयोग के सूचकांक वगैरह हैं वो देख सकते हैं आप, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक हैं वो देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डेटा अगर आपके मन में रहेंगे तो इन्हीं को क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आए उस तरीके से आपको मॉडिफाई कर सकते हो डेटा को। इसी तरीके से एजुकेशन में, हेल्थ में भी आप डेटा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। कोई भी चीज़ बिना डेटा के मत लिखिए, बिना रिसोर्स के मत लिखिए। कोई संदर्भ आप दोगे तो अलग ही बात होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ मेंस में कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अगला व्यक्ति लिख रहा है कि गांधी जी कहते थे कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। बात दोनों ने की लिखी है, लेकिन पूरे चांस है कि गांधी जी का रेफरेंस देने से बात में वजन आ गया ना। तो ये वजन आपको ऐसे लाना है, छोटी छोटी बातें ये आपको मेंस में ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर इन चीज़ों को आप बेहतर करोगे तो मैं समझता हूँ कि मेंस में आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। और उसी का परिणाम है कि मेरे नंबर टॉप 6 में, टॉप 5 में कोई है। 872 नंबर है मेरे मेंस में, जो बहुत अच्छे नंबर हैं। लेकिन मेरे इंटरव्यू में नंबर कम थे, इसलिए मुझे डीएसपी मिला है। लेकिन मुझे उसकी कोई खता भी नहीं है, क्योंकि मुझे अंततः डीएसपी ही चाहिए था। और अंतिम बात मैं जो कहना चाहूँगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हैं कि पहला की पॉइंट्स तो ये है कि परसेवरेंस का गुण आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि आप में सफलता के लिए परसेवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली परसेवरेंस मिश्रण है लगातार मेहनत का और धैर्य बनाए रखने का। क्योंकि मेरे साथ जो कोचिंग में मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़े, मुझसे कई गुना होशियार थे पढ़ने में, लेकिन वो आज असफल इसीलिए हुए, वो तैयारी छोड़ चुके क्योंकि उनमें परसेवरेंस का गुण नहीं था। वो लंबे समय तक धैर्य नहीं रख सके। ऐसा नहीं है वो हार्ड वर्किंग नहीं थे, मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन मेरे अंदर एक परसेवरेंस का गुण था। इसलिए मैं 2019 के 4 साल मैंने वेट किया, 5 साल वेट किया, और मैं लगातार मेहनत करता रहा और सफलता हासिल की। तो उसमें परसेवरेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने कलाम साहब से सीखा है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, यह केवल साधन मात्र है। ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए समाज कल्याण, जिसमें अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटीज़ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बूढ़े हैं, LGBTQAI कम्युनिटीज़ हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जो बाहर हमारे साहित्यों में ना लिखे गए हैं, ना पढ़े गए हैं, ना कभी फिल्मों में नज़र आते हैं, लेकिन वो अभी भी उनकी स्थिति हाशिए पे है। उनके वेलफेयर के लिए, उनके सामाजिक उन्नयन के लिए हमें कार्य करना है, उन्हीं का उत्थान करना है। अगर उनकी ज़िंदगियां हम बेहतर कर सकेंगे तब हम अपने आप को सफल मान सकेंगे। और जैसे मैं डीएसपी पद पर चयनित हुआ हूँ, तो मेरा ये मुरैना में जैसे मुरैना में क्या होता है, कोई लोग पुलिस सेवा तो करते हैं,
अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका भाव ये रहता है कि हम सेवा नहीं, हम इन पे एहसान कर रहे हैं। कोई गरीब बुजुर्ग अगर थाने में रिपोर्ट भी लिखाने के लिए आता है तो वो डरते डरते जाता है, बहुत मुश्किल से, कि कोई डांट ना दे। तो ये डर की भावना एक पुलिस अधिकारी को, जैसे आप, मैं अगर डीएसपी बना तो मैं कोशिश करूंगा कि ये डर की भावना जनता में समाप्त हो। उनको ये लगे कि पुलिस उनके हित के लिए काम कर रही है, ना कि उनको डराने के लिए। क्योंकि हालत, गरीब लोगों की स्थिति इतनी खराब है क्योंकि वो डरती हैं, शिकायतें नहीं कर सकते हैं, और साहब बाबू जितने भी हैं उन्हें लताड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनकी सेवा करने से ही एक बेहतर इंसान बनेंगे। हम अभी बेहतर इंसान नहीं बने हैं, सिलेक्शन बन हो गया है। अगली चुनौती हमारी ज़मीन पर है, फील्ड पर है। वहाँ पर हम बेहतर करेंगे, तभी हम सफल इंसान कहलाएंगे, मीनिंगफुल इंसान कहलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।